रामनगर में सुमित्रा देवी अपने पति और दो बेटे बहुओं और दो पोते के साथ रहती थी। उनका पति मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। जैसे तैसे करके उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाना चाहा। बड़ा बेटा सोमेश पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा अनुज पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमेश की तो अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन अनुज को रामनगर में सुमित्रा देवी अपने पति और दो बेटे बहुओं और दो पोते के साथ रहती थी। उनका पति मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। जैसे तैसे करके उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाना चाहा। बड़ा बेटा सोमेश पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा अनुज पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमेश की तो अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन अनुज को पढ़ाई न कर पाने के कारण ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी, जिस कारण उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू अंजलि काफी चालाक स्वभाव की थी, साथ ही अपने पति की ज्यादा कमाई करने पर भी वो बड़ी अतराती थी और अपनी गरीब देवरानी सुमन, जिसका पति कम पैसे कमाता था, उस पर अपना हुक्म चलाती थी और घर का सारा काम भी उसी से लेती। अच्छा, तो अब वक्त मिला है महारानी को मेरे कमरे में आने का। कब से आवाज दे रही थी कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आकर मेरे पैर दबा दे, लेकिन नहीं, तू तो जैसे कानों में रुई डालकर बैठी है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती। नहीं दीदी, मैं तो खाना बना रही थी तो कुकर की सीटी में आवाज सुनाई नहीं दी होगी। वो माँ बाबू जी का दवाई का समय हो रहा है ना, तो समय से खाना बना रही थी। अरे तो एक दिन थोड़ी देर से भी खाना खा लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे ना दोनों बूढ़े बुढ़िया। दीदी आप कैसी बातें करती हैं, वो हमारे माँ बाबूजी हैं और सास ससुर तो माँ बाप के समान होते हैं। तुझे मैंने यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, समझी? चल अब जल्दी से मेरे पैर दबा, सारा दिन शॉपिंग करते करते दुखने लगे हैं। अंजलि का पति घर खर्च में ज्यादा पैसे देता था, इसलिए उसकी पत्नी घर का काम कम करती, साथ ही घर में अपनी ही चलाती। सोमेश और अंजलि का एक 7 साल का बेटा रोहन था, जिसके लिए वो नए नए कपड़े और खिलौने लाते रहते, लेकिन गरीब सुमन अपने 6 साल के बेटे को ये सब नहीं दिला पाती, जिससे उसका बेटा उदास रहता। क्या हुआ मोनू, तू इतना उदास क्यों बैठा है? माँ देखो ना, ताई जी रोहन के लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लाती हैं, और एक मैं हूँ, देखो तो टी शर्ट में कितने छेद हो गए। बाहर खेलने जाता हूँ तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ है ना, ये तेरे लिए नए कपड़े ले आएगी। रात को अनुज घर आया तो सुमन ने उससे इस बारे में बात की। तुम तो जानती हो सुमन, भैया की कमाई मुझसे 4 गुना ज्यादा है। वो अपने बेटे को हर महीने नए कपड़े दिलवा भी देंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है। थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में, कुछ माँ बाबूजी की दवाई में और कुछ बच्चे के स्कूल फीस में चले जाते हैं, और बचत के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। ये बात तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं मोनू को समझा दूंगी। मेरे पास 100 रुपए रखे, कल बाजार से उसके लिए कुर्ते का कपड़ा लाकर सिल दूंगी, देखकर खुश हो जाएगा। इसी तरह उन लोगों की घर गृहस्थी चल रही थी। एक रोज अंजलि अपने पति के साथ फोन में रील देख रही थी। वाओ, ये शीशे का घर कितना अच्छा लग रहा है ना। सोमेश सुनो ना, मेरा भी बड़ा मन है अपना ऐसा घर बनाने का, तुम मेरे लिए शीशे का घर बनवा दो ना। अंजलि बच्चों वाली हरकतें मत करो, भला शीशे का घर कौन बनाता है? ये सब सिर्फ बाहर देश में बनता है, यहाँ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे शीशे का घर चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा, लेकिन तुम जानती हो ना उन सब में खर्चा कितना आता है, और जहाँ तक मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो अपने घर तोड़वाकर शीशे का कभी नहीं बनने देंगे। अरे तो उनसे पूछेगा कौन? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बाबूजी से धोखे से घर के कागजात पर दस्तखत करवा लेना। वैसे भी वो कौन सा पढ़े लिखे हैं, और तुम्हारा भाई भी ठहरा अनपढ़, उसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जल्द से जल्द बाबूजी से इस घर की प्रॉपर्टी पर साइन करवा लो। एक बार ऐसा हो गया ना, फिर हम उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे और ये जमीन हो जाएगी हमारी। फिर हम इस पर जैसा मर्जी घर बनाए, कोई नहीं रोकेगा। अपनी पत्नी की बातों में आकर सोमेश ने ऐसा ही किया। उसने धोखे से अपने पिता और छोटे भाई से घर के कागजात पर साइन करवा लिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो चुका है देवर जी, अब ये हमारा घर है और आप सबका इस पर कोई हक नहीं, इसलिए जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, हम बूढ़े बुढ़िया के साथ धोखा किया हमारे साथ। दीदी भाई साहब कुछ तो सोचिए, हम छोटे बच्चे और बूढ़े सास ससुर के साथ कहाँ भटकेंगे, वो सब हमें नहीं पता। अब तुम यहाँ से निकलो, अब तुम लोगों का यहाँ कुछ नहीं। अपना सामान बांधकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गरीब बहू अपने परिवार और बूढ़े सास ससुर के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दूरी पर एक खाली जगह होती है। अब हमें यहीं अपना घर बनाना होगा जी। लेकिन कैसे सुमन? हम जंगल से कुछ मिट्टी ले आते हैं और उसी का कच्चा मिट्टी का घर बना लेंगे। कम से कम इस धूप में सर छुपाने लायक जगह तो होगी। आइडिया बुरा नहीं है सुमन, मैं अभी जंगल से मिट्टी लेकर आता हूँ।
मैं भी आपके साथ आती हूँ। माँ बाबूजी, आप तब तक इस पेड़ के नीचे मोनू के साथ बैठ जाइए। अब वो सब जंगल में जाकर मिट्टी ले आते हैं और आकर उस जगह पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। उस रात तो वो उस पेड़ के नीचे ही सोते हैं, लेकिन अगले दिन तक वो घर सूख जाने के बाद उसके अंदर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये वाला डिजाइन अच्छा है, हम इस तरह का शीशे का घर बनाएंगे। अब अमीर बहू भी अपने शीशे का घर बनाकर तैयार करवा लेती है। वाओ, कितना प्यारा है मेरा शीशे का घर। अब तुम देखना सुमेश, कैसे एक मैं इसकी रील बनाकर डालूंगी और एक ही दिन में मेरे कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे यूट्यूब पर। अब वो बड़े मजे से उस शीशे के घर में रहने लगती है और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को अपना शीशे का घर दिखाने को बुलाती है। उस घर में डेकोरेशन से लेकर बर्तन सभी शीशे के होते हैं। सच में यार अंजलि, तेरी तो ऐश है, क्या रानियों वाली जिंदगी जी रही है। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। शीशे का घर होने के नाते कोई भी उनके घर में आसानी से झांक सकता था, जिस कारण उन्हें घर में हर वक्त पर्दे लगाकर रखने पड़ते थे। और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, उनके शीशे के घर में गर्मी भी ज्यादा होने लगी। दिन भर धूप में तपने के कारण उस शीशे के घर को एसी भी ठंडा नहीं कर पाते। माँ, कितनी गर्मी लग रही है। इससे अच्छा तो पहले वाला घर था। बेटा, कुछ दिन की बात है, ये गर्मियाँ चली जाएंगी, फिर जब सर्दियों की धूप सीधा तुम्हारे बिस्तर पर आएगी तब देखना कितना अच्छा लगेगा। जैसे तैसे अंजलि और सोमेश उसे समझाते हैं, लेकिन सच तो ये था, उन्हें खुद अब उस शीशे के घर में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं गरीब बहू सुमन का कच्चा घर मिट्टी का होने के कारण हर वक्त ठंडा रहता। ऐसे ही समय बीता। एक दिन तेज धूप होने के कारण वो शीशा एक तरफ से चटक गया और उसका एक टुकड़ा आकर रोहन के पेट में लग गया, जिससे उसके शरीर से काफी खून बहने लगा। रोहन बेटा, ये क्या हो गया तुझे? वो सब उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। देखिए, बच्चे का काफी ब्लड लॉस हो गया, इसे खून चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो हमारे अस्पताल में और आसपास के अस्पताल में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर ब्लड का इंतजाम जल्द से जल्द हो पाए तभी इस बच्चे की जान बच पाएगी। उधर जैसे इस बात की जानकारी सुमन और अनुज को लगती है, वो भागते हुए अस्पताल आते हैं। क्या हुआ दीदी, रोहन ठीक तो है ना? आज मेरी करनी की सजा मेरे बच्चे को मिलेगी सुमन, आज उसकी जान खतरे में है। फिर सुमन को सारी बात पता चलती है और इत्तेफाक से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकलता है। वो जल्दी से अपना ब्लड उसे देती है। ये सब देख अंजलि को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। रोहन की जान बच जाती है और अब वो सब घर आ जाते हैं। अब अंजलि सबसे माफी मांगती है और उस शीशे के घर को हटाकर वो अपना पक्का नया घर बनवाते हैं, जिसमें अब सारा परिवार मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहता है। ये कहानी है सुमन की, जिसे हर चीज की नकल करने की आदत थी। उसकी इस नकल करने की आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। सुमन की एक सहेली थी जिसका नाम था रीमा। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सुमन जब भी रीमा के घर जाती तो उसके आलीशान घर की साज सज्जा को ही देखती रहती और घर आकर वैसा ही कुछ अपने लिए भी करती। सुमन, ये पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन लाने के लिए दिए थे और तुम उन पैसों का झूमर और महंगे महंगे सोफे के कवर खरीद लाई। पहले भी तो इतने सारे सोफे के कवर और महंगे महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान लाकर घर में लगा चुकी हो, और कितना सामान लाओगी? ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे सोफे खरीद दिए बहू तुमने, जबकि उन दिनों अनिल ने वंश और रिया दोनों के स्कूल में एडमिशन करवाए थे। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता बहू, जिसे जब चाहो तब तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली रीमा को देखो, ऐसा आलीशान घर है उसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। एक मेरा घर है, एक ढंग की चादर तक मैं नहीं बिछा सकती पलंग पर। सुमन किसी की नहीं सुनती थी, उसके जो जी में आता था वो वही करती थी। एक दिन सुमन रीमा के साथ उसकी ननद पल्लवी के घर गई। रीमा की ननद पल्लवी बहुत पैसे वाली थी। पल्लवी, ये मेरी फ्रेंड सुमन है, इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं, तो आज मैं इसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। रामू, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। पल्लवी, तुम्हारी रसोई तो बहुत चमचमा रही है। पल्लवी की रसोई शीशे की है, इसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही पल्लवी ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई देखकर सुमन का दिल ललचा गया और मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सुमन ने इस बात की जिद पकड़ ली, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है।
क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है, और उस पर कितना खर्चा आएगा? तुमने ये क्या नई बात पकड़ ली है? रीमा की ननद ने भी तो बनवाई है, उसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। रीमा की ननद के पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना खर्च नहीं उठा सकते बहू। अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से उसे और खर्चे करने के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सहेलियों में इज्जत चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसी चीजें उपलब्ध होंगी जैसे मेरी सहेलियों के घर में होती है। अगले महीने रीमा की ननद मेरे घर आ रही है, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई भी शीशे की है। सुमन किसी भी हालत में मान नहीं रही थी, उसे शीशे की रसोई बनवानी थी और वो इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सुमन की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया तो बॉल सीधा सुमन की शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई है, देखो कांच टूट गया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सुमन और अनिल आ जाते हैं। और बनवाओ कांच की रसोई, देखो जाकर रसोई का हाल। बच्चों ने गेंद मारकर रसोई का शीशा तोड़ दिया है, अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चे भी तो बहुत शरारती हो गए गली के, मैं भी जाकर उन्हें बताती हूँ। बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है। तुमने ये शीशे की नाजुक रसोई बनवाई, मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुमन, ये सब उस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर आसपास भीड़ नहीं होती, एकांत एरिया होता है। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियां शुरू हो गई और अब धीरे धीरे रसोई से धूप अंदर आने लगी। सुमन ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से सुमन को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो शीशे से धूप बहुत आ रही है, इसलिए पसीना आ गया। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है। सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूं, इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, मंगा लो फिर बाजार से कुछ। अब गर्मियों की दोपहर में सुमन रसोई में बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि धूप की वजह से शीशे गर्म हो जाते थे। उसने जिद करके रसोई तो शीशे की बनवा ली, पर अब वो खुद ही परेशान हो रही थी। एक शाम रीमा अपनी ननद के साथ मिलने आ जाती है। क्या तुमने शीशे की रसोई बनवा ली? बहुत गलत किया तुमने सुमन। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तुड़वाकर मॉड्यूलर हवादार किचन बनवाई है, पत्थर और वुड का काम करवाया। मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी, पर बाद में परेशान हो गई थी, पिछले महीने ही तुड़वा दी। अब तो नई बन गई है, देखना तुम आकर, मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। रीमा की ननद पल्लवी की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और उसे उस दिन एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वो खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था, वो सुमन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत ने फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूंगी। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी उसी पर खर्च किया करूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात बहू, हमेशा खुश रहो। उसके बाद से ही सुमन ने अपने नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज की जरूरत होती थी सुमन उसी चीज के लिए पैसे खर्च करती थी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।